नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। चीन के आर्थिक विकास की गति दशकों से दुनिया को हैरान करती रही है, लेकिन अब कुछ दिनों से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि चीनी अर्थव्यवस्था में सब कुछ सामान्य नहीं है। ड्रैगन आर्थिक मंदी की चपेट में आ चुका है और वह लगातार बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। उसके आर्थिक हालात गधा मारो कुत्ता खाओ से भी बदतर होने के आसार हैं। चीन अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत अधिक झूठ बोलता रहा है और अगर चीन के आर्थिक संकट में फंसने की रिपोर्ट आई है तो इसका मतलब यही है कि स्थिति गंभीर हो चुकी है। चीन में अभी भी जीरो कोविड पॉलिसी को लेकर बहुत अधिक सख्ती बरती जा रही है। देश के ज्यादातर हिस्से लॉकडाउन की चपेट में हैं। इसके अलावा चीन का रियल एस्टेट का व्यापार बुरी तरह से गिरा है और चीन की रियल एस्टेट उद्योग की सबसे बड़ी कंपनी डूबने के कगार पर है। चीन की अर्थव्यवस्था पर आए संकट के पीछे ये भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। कर्ज पर कंपनियों की निर्भरता कम करने के लिए चीनी सरकार ने साल 2020 में एक नया कानून लागू किया था, जिसका असर देश की दूसरी सबसे बड़ी रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी एवरग्रैंड पर हुआ है। कंपनी दिवालिया होने के कगार पर आ गई है और घर खरीदार अपने पैसे वापस मांग रहे हैं। इतने नहीं, कंपनियां लोगों को आकर्षित करने के लिए लहसुन के बदले घर तक देने के विज्ञापन निकाल रही है, पर यह उनकी स्कीम भी औंधे मुंह गिरी है। दरअसल चीन के लोगों के पास नकदी की भारी कमी है। उद्योग धंधों पर जीरो कोविड पॉलिसी का बुरा असर पड़ा है। उद्योग धंधे ठप पड़े हैं और लोगों के रोजगार छिन गए हैं, जबकि बाजार बंद होने से उन्हें महंगे दाम पर सामान खरीदना पड़ रहा है, जिससे उनके खर्चे 3 गुना तक बढ़ गए हैं। इसके अलावा अब दुनिया में चीनी प्रोडक्ट अपना आकर्षण गंवाते जा रहे हैं, जिससे उनकी डिमांड में भारी कमी आई है। आपको बता दें कि चीन की जीडीपी का करीब 25% हिस्सा रियल एस्टेट इंडस्ट्री से आता है। चीन की एवरग्रैंड आज दुनिया के सबसे ज्यादा कर्ज में डूबी रियल एस्टेट कंपनी है। 25 साल पुरानी इस कंपनी के 1300 अधिक प्रोजेक्ट देश के 280 शहरों में फैले हुए हैं। यह कंपनी सिर्फ रियल एस्टेट का कारोबार ही नहीं करती है, बल्कि इसने इलेक्ट्रिक कार उत्पादन और फूड मैन्युफैक्चरिंग में भी निवेश किया है। कंपनी देश के सबसे बड़े फुटबॉल टीम गुआंगुंज क्लब की भी मालिक है। इस कंपनी की संपत्ति चीनी मुद्रा में 2 ट्रिलियन रुपए है, जो चीन की जीडीपी के 2% के बराबर है। आज एवरग्रैंड चीन के भीतर पाकिस्तान बन गई है। वह गैर बैंकिंग संस्थानों से कर्ज लेती है, कर्ज का बड़ा हिस्सा चुकाने के लिए फिर नया कर्ज लेती है। शुरू में कंपनी का यह तरीका कामयाब तो रहा, लेकिन अब वह बुरी तरह फंस गई है। चीन की सरकार ने 2 साल पहले जो नया कानून लागू किया था, उसे 3 रेड लाइंस कहा गया था, जिसमें सरकार चाहती है कि कर्ज पर रियल एस्टेट सेक्टर की निर्भरता कम हो। कंपनियों की देनदारी उसकी संपत्ति की 70% से अधिक ना हो। कंपनी का कर्ज उसके नेटवर्थ यानी कुल पूंजी से ज्यादा नहीं हो सकता है और कंपनी छोटी अवधि के कर्ज को लिक्विड एसेट से चुका सके। परंतु चीन की बनाई 3 रेड लाइंस एवरग्रैंड पर आकर फेल हो गई और उसके लिए कर्ज लेना मुश्किल हो गया। कंपनी अपने कई सप्लायर का पैसा भी नहीं दे पाई। वो बैंकों से लिए कर्ज का ब्याज तक नहीं चुका सकी। इतना ही नहीं, घर खरीदने के लिए करीब 15 लाख लोगों का पैसा कंपनी के पास अभी भी फंसा हुआ है। खुद को तोपची दिखाने वाला और गरीब देशों को कर्ज बांटकर उन्हें बर्बाद करने वाला चीन अब खुद भी भारी कर्ज तले दब गया है। जानकर हैरानी होगी कि देश की आर्थिक वृद्धि की रफ्तार मंद होने से उसके ऊपर 13,000 अरब डॉलर से ऊपर ज्यादा कर्ज हो चुका है। पिछले कुछ दशक में चीन ने आर्थिक रूप से जबरदस्त तरक्की की है, लेकिन इसके साथ ही उसका बाहरी कर्ज भी बेहिसाब तरीके से बढ़ा है। वर्ल्डोमीटर के हिसाब से चीन अभी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। उसके प्रत्येक नागरिक पर $8,970 के करीब कर्ज है। अगर इस मामले में भारत की बात की जाए तो यहाँ प्रत्येक व्यक्ति पर $410 के लगभग कर्ज चढ़ा है, जबकि पाकिस्तान के हर नागरिक के ऊपर $1275 की उधारी है। माना जाता है कि चीन ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और अन्य माध्यम से सस्ते ब्याज पर कर्ज लेकर उसे छोटे और गरीब देशों को महंगे सूद पर दिया है, लेकिन उसकी यह नीति नुकसानदेह साबित हुई है। गरीब देश कर्ज चुकाने में नाकाम साबित हुए हैं, जिसके बाद चीन को उनके संसाधनों पर हाथ साफ करना पड़ा है। वहां से कर्ज की रिकवरी तो नहीं हो पाई और चीन ने जो लोन दिए थे वह भी धीरे धीरे बढ़ते चले गए।
उसने खुद भी अपने लोन चुकाने के लिए दूसरे माध्यम से कर्ज उठाकर कर्ज चुकाया है, लेकिन दुनिया के सामने उसने जो फूस का घोड़ा खड़ा किया था, अब उसका भेद खुलने लगा है। दुनिया जान चुकी है कि घोड़ा असली नहीं है, बल्कि इसे चिंगारी दिखाई तो यह मिनटों में ध्वस्त हो जाएगा। जो अर्थशास्त्री चीन की अर्थव्यवस्था के गीत गाते थे, वे भी आज पूरी तरह हतप्रभ है और अब वे खुलकर मान रहे हैं कि चीन का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। यह देश जितनी तेजी से विकास का प्रतीक बना था, उससे कहीं ज्यादा जल्दी इसका पतन होने वाला है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।